हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और आज हम करेंगे लॉ एंड मीडिया की यूनिट 3 को कंप्लीट। ठीक है, लेक्चर होगा हिंदी में। हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, चैनल पे जाके देख लेना। और एक और बात ध्यान से सुनो, हम 5 की 5 यूनिट कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन इनके सिवा भी चैनल पे लॉ एंड मीडिया नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें 3-4 एक्स्ट्रा वीडियो है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है। ठीक है, तो आप इन सबको देख लेना। क्यों? ताकि पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि 2-3 लाइन लिखने पे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, पेज भरने पड़ते हैं तो उसके लिए उसी हिसाब से समझ के चीज़ों को लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 3 में हमें जो जो पढ़ना है वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है लीगल डायमेंशन ऑफ मीडिया, यानी कि मीडिया के विधिक पक्ष क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मीडिया और क्रिमिनल लॉ में डिफेमेशन क्या है, यानी कि मानहानि क्या होती है, ऑब्सैनिटी यानी कि अश्लीलता क्या है, सेडिशन यानी कि राजद्रोह क्या है। ठीक है, और टॉर्ट लॉ में हमें पढ़ना है डिफेमेशन। ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही क्या होती है। उसके बाद हमें मीडिया एंड लेजिस्लेटिव में पढ़ना है प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेटिव, यानी कि लेजिस्लेटिव को जो जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उन सब अधिकारों के बारे में सुनना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत आसान लेक्चर है, ध्यान से सुनोगे तो। अच्छा, मानहानि यानी कि डिफेमेशन होती क्या है, सब जानते हैं मानहानि क्या होती है। देखो, मानहानि का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या फिर चरित्र को नुकसान पहुंचाने वाला बयान, अपमानजनक बयान। अब हम सबके फेवरेट सिंगर को लेते हैं, अरिजीत सिंह। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, सो दिल पे मत लेना। अब ऐसा बयान जिससे किसी की प्रतिष्ठा या फिर चरित्र का अपमान हो, जैसे कि मैं बोलने लगूँ कि अरिजीत सिंह जो हैं ये ड्रिंक करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इनकी मानहानि की, यानी कि मैंने इनकी डिफेमेशन की। यानी कि जब हम किसी इंसान के खिलाफ ऐसा बयान दे दें ना जिससे उसकी इज्जत सी खराब हो जाए। अब अगर मैं ऐसा बोल देती हूँ, मैं मीडिया में हर जगह छाप देती हूँ कि अरिजीत सिंह जी जो है वो ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो चरित्र है उसे नुकसान पहुंचेगा। आप खुद सोचो, अगर कोई आपकी बदनामी कर दे इस तरह तो क्या होगा, आपकी जो रेपुटेशन है उसे नुकसान होगा। तो इसी को मानहानि यानी कि डिफेमेशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है किसी क्रिकेटर के खिलाफ नशीले पदार्थ बेचने का आरोप लगा देना। ठीक है, तो ये सब मानहानि यानी कि डिफेमेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो एक और बात सुनो, विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ख्याति या फिर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर मान लो अरिजीत सिंह जी हैं, ठीक है, तो हर एक इंसान को अधिकार है कि भैया इज्जत से जिंदगी जियो। ठीक है, और अगर कोई तुम्हारी बदनामी करता है, मानहानि करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अरिजीत सिंह जी को अधिकार है कि प्रतिष्ठा से इज्जत का जीवन जियो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकी बेइज्जती करती हूँ कि ये नशा करते हैं या फिर ये शराब पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मानहानि। बताओ, समझ आया? ठीक है, अब है मानहानि के प्रकार, यानी कि मानहानि कितने तरीके से होती है। तो बच्चों 2 तरीके से होती है। एक है मौखिक, यानी कि तुमने मुंह से बोल के किसी की बेइज्जती कर दी या फिर किसी की मानहानि कर दी। ठीक है, जैसे कि मैं मुंह से किसी के लिए कुछ बोल दूं, किसी पॉलिटिशियन के लिए या किसी के लिए भी, तो वो कहलाएगी मानहानि। ठीक है, एक मानहानि होती है लिखित, यानी कि जब मुंह से नहीं बोल रहे, जब लिख के बेइज्जती कर रहे हैं, लिख के सामने वाले इंसान की जो चरित्र है उस पर बयान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लिखित में क्या आता है, मैंने कोई बुक लिखी और मैंने उसमें किसी इंसान की बहुत ज़्यादा, इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा लिख दिया कि ये नशे करता है, ये शराब पीता है, इसने चोरी की थी, और मैंने झूठ लिखा है सारा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सामने वाले इंसान की जो प्रतिष्ठा और चरित्र थी उसको नुकसान पहुंचा, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी बदनामी हुई। ठीक है, तो ये है मानहानि के 2 प्रकार। पहला है मौखिक, जब हम मुंह से बोल के किसी की बेइज्जती करते हैं। दूसरा है लिखित, यानी कि जब हम लिख कर सामने वाले इंसान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाएं। हर कंडीशन में हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, अब मानहानि के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, यानी कि मानहानि में क्या पाया जाता है। पहला है मानहानिकारक झूठा बयान, यानी कि आपने किसी व्यक्ति, मान लीजिए अरिजीत सिंह, क्योंकि ये सबके फेवरेट हैं, सबको याद रहेंगे, तो एग्जाम्पल इनका ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मानहानिकारक झूठा बयान, यानी कि सबसे पहले किसी के खिलाफ झूठा बयान देना, जैसे कि ये शराब पीते हैं। फिर है प्रतिष्ठा को नुकसान, यानी कि हमने जो झूठा बयान सामने वाले इंसान के खिलाफ दिया उससे सामने वाले इंसान की जो प्रतिष्ठा है, जो रेप्यूटेशन है, उसको नुकसान हुआ। ठीक है, अगला है पर्सन का नाम मेंशन करना, यानी कि अगर मैं बोलूँ एक सिंगर शराब पीता है तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल लूँ अरिजीत सिंह जी शराब पीते हैं, तो इसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो कि एक सिंगर शराब पीता है तब तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने नाम मेंशन नहीं किया, उल्लेख नहीं किया उसके नाम का। ठीक है,
लेकिन अगर आप किसी का नाम लेकर कोई झूठा बयान देते हो और उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचता है और आप उस कथन को प्रकाशित कर देते हो, ठीक है, आपने खुद से बोला ये एक अलग बात है, लेकिन आप उसे प्रकाशित करते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो या कहीं पे भी, तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी ही होगी, ठीक है। तो ये थे इसके आवश्यक या फिर अनिवार्य तत्व। अब आप एक केस देखो, डीबी चौधरी बनाम मंजूलता। इसमें क्या होता है कि एक पत्रिका प्रकाशित हुई, यानी कि जो मैगजीन्स होती है ना पत्रिका, एक पत्रिका प्रकाशित हुई और उसमें मंजूलता जो 17 साल की लड़की थी, वो बीए में पढ़ रही थी, ठीक है। तो उसमें था कि मंजूलता 17 साल की बीए की जो छात्रा थी, वो अपने कॉलेज में रात की कक्षा के बहाने एक लड़की के साथ भाग गई, ठीक है, जिससे जिससे अब फिर क्या हुआ कि जिसका परिवार यानी कि मंजूलता का परिवार, उस पे बहुत ज़्यादा इसका प्रतिकूल असर पड़ा। क्यों? क्योंकि वे एक शिक्षित प्रतिष्ठित परिवार से थे, यानी कि एक इज्जतदार परिवार से थे, और तुमने उनकी लड़की की ऐसी न्यूज़ डाल दी कि वो भाग गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लड़की का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और उसके लिए जो रिश्ते आते थे उन पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो फिर यहाँ पे निर्णय में ये साबित हुआ कि समाचार असत्य था, यानी कि जो न्यूज़ प्रिंट कर दी थी ना तुमने पत्रिका में, वो झूठी थी, मंजूलता भागी नहीं थी, ठीक है। और अत्यधिक गैर जिम्मेदारी पूर्वक लापरवाही से तुमने उस न्यूज़ को छापा है। तो अंत में क्या हुआ, लड़की को क्षतिपूर्ति दी गई। अब बेशक उसे क्षतिपूर्ति दे लो, कुछ भी दे लो, लेकिन जो बदनामी होती है, जो डिफेमेशन होती है, वो तो हो गई, ठीक है, खबर लोगों में बैठ गई। समझ आए हो तो बताना। अगला है, मानहानि के वाद में वादी को अपकृत्य विधि में कौन कौन से तथ्य सिद्ध करने होंगे। यानी कि मान लो किसी की मानहानि हुई है, तुमने किसी की मान लो मानहानि यानी कि डिफेमेशन हुई है, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि जी हाँ मेरी मानहानि हुई है। यानी कि जैसे मान लो अरिजीत सिंह जी की हमने डिफेमेशन की, तो अरिजीत सिंह जी को ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी डिफेमेशन हुई है, उनकी मानहानि हमने करी है। अब कैसे साबित करेंगे, पहला है कथन मान हानिकारक होना चाहिए, यानी कि जो सामने वाले ने बात बोली है वो मान हानिकारक होनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ किसी ने मान हानिकारक बात बोली है तो सिद्ध हो गया, ठीक है। अगला है कथन वादी के विरुद्ध होना चाहिए, यानी कि जो मान हानिकारक बात बोली है वो इन्हीं के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोला किसी और के लिए, लड़ने कोई और चला गया, ठीक है। तो जिसके खिलाफ बोला है वही जाके अपील कर सकता है, ठीक है। अगला है कथन प्रकाशित किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने मन मन में बोल दिया आपकी मानहानि हो गई। सबसे पहले किसी ने मान हानिकारक कथन बोला हो और वो आपके खिलाफ बोला हो और उसे प्रकाशित कर दिया हो, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची हो और आपका नाम साफ साफ लिया हो कि भैया अरिजीत सिंह जी ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सामने वाले पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मानहानि के केस में, यानी कि मानहानि के वाद में जो केस डालता है उसे ये सारी चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेंगी कि जी हमारी डिफेमेशन हुई है, हमारी मानहानि हुई है, ऐसे ऐसे हुई है, ठीक है। अब है मानहानि के लिए बचाव। क्वेश्चन आ जाएगा कि मानहानि से आप क्या समझते हैं। मानहानि के लिए बचाव बताइए, यानी कि अगर किसी पर्सन ने सामने वाले की मानहानि कर दिया, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैंने अरिजीत सिंह जी की मानहानि कर दिया, उनके बारे में झूठे अपमानजनक बयान बोल दिए हैं, ठीक है। तो मैं अपना बचाव कैसे करूं, मैं कैसे बचूं, वरना तो मुझे डाल देंगे जेल में, ठीक है। तो मैं किस तरह बचूं। पहला तरीका है सत्यता, यानी कि सच। यदि मानहानि का बयान सच है तो यह मानहानि नहीं है। यानी कि अगर मान लो मैंने बोला कि करण जौहर ड्रिंक करता है और अगर ये बात सच है, ठीक है, तो ये मानहानि का बचाव है। यानी कि अगर मैंने बोला कि करण जौहर ड्रिंक करता है तो ये बात सच है, ठीक है, तो यहाँ पे मानहानि का केस दर्ज नहीं होगा, ठीक है। जहाँ हम सच बोल रहे हैं वहाँ मानहानि नहीं हो सकती। मानहानि तब होगी जब हम इंसान के खिलाफ कोई झूठी बात बोलें कि वो तो नशे करता है, उल्टी सीधी चीज़ें बेचता है, इस तरह, ठीक है। अगला है सार्वजनिक हित। ये मानहानि का अच्छा बचाव है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक हित के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करता है, बल्कि उसमें किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बात कही गई है, तो वो मानहानि नहीं माना जाएगा। यानी कि जब आपने केवल अपनी एक तरह से राय व्यक्त कर दी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने केवल राय दी है, आपने सच बोला है, आपने किसी इंसान के खिलाफ झूठी कोई खबर नहीं फैलाई, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अगला है निष्पक्ष टिप्पणी। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित के किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करता है और वह तथ्य यानी कि फैक्ट पर आधारित है और दुर्भावनापूर्ण ना हो, तो यहाँ भी अच्छा बचाव है, ठीक है। यानी कि
अगर आपने किसी की मानहानि नहीं करी है, ठीक है, आपने कोई तथ्य पर आधारित बात बोली है जो फैक्ट पे फैक्ट पे आधारित है, जो सच बात है, ठीक है, तो भी कोई आपके खिलाफ मानहानि का बचाव नहीं कर सकता। अगर आपने बोला कि ये आदमी पीता है और वो आदमी सच में पीता है, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता कि इसने मेरी डिफेमेशन कर दी, मेरी मानहानि कर दी। क्यों? क्योंकि भाई तू सच में पीता है और हमने तो सच बोला है बस, ठीक है। अगला है विशेष अधिकार। ये सुनो, कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे उन पर कार्रवाई नहीं होती, जैसे कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य को संसद या फिर विधानसभा में दिए गए बयानों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर संसद के सदस्य ने या फिर विधानसभा के सदस्य ने वहां पे खड़े होकर संसद या विधानसभा में किसी की बुराई कर दी, किसी के बारे में गलत उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है कि ये वहां पे जो भी बोलेंगे, जो भी बयान देंगे, वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। अगला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाला बयान मानहानि नहीं है। यानी कि अगर मान लो सरकार कुछ गलत कर रही है, ठीक है, तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हमें बोलने का अधिकार है। हम बोलेंगे कि सरकार गलत कर रही है, सरकार ने इतने पैसे खाए, उतने पैसे खाए, तो ये मानहानि के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सच बात है, ठीक है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम बताएंगे चिल्ला चिल्ला के कि आपने पैसे खाए या फिर आपने क्या किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है। 10 मिनट की अब तक हुई है तो आप दोबारा देख सकते हो, आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। अगला है अश्लीलता, यानी कि ऑब्सैनिटी। अश्लीलता का अर्थ ऐसी चीज़ों से है जो अनुचित, असभ्य या अपमानजनक होती हैं। इसमें ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जो यौन संबंधों और लोगों को उचित महसूस ना कराती हों, यानी कि जो यौन संबंधों से संबंधित हों, यौन संबंध से रिलेटेड हों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अश्लील चीज़ें, ठीक है। तो यह समाज और संस्कृति रूप से स्वीकार्य नहीं होती, यानी कि समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, इसी को बोलते हैं अश्लीलता, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आदमी है, वो बिना वस्त्रों के, वो निर्वस्त्र होकर रोड पे घूम रहा है, तो क्या इस चीज़ को हमारा समाज, हमारी संस्कृति एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा अश्लीलता की कैटेगरी में। बाकी आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, ठीक है। अगला है संवैधानिक प्रतिबंध, यानी कि ये जो अश्लीलता है इस पर हमारे संविधान ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। कैसे? देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 में ये प्रावधान है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर ये शालीनता, सदाचार या नैतिकता के खिलाफ हो। यानी कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जो आपकी स्वतंत्रता है वो शालीनता, सदाचार और नैतिकता के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे नैतिकता, सदाचार, ये सारी चीज़ें खराब हों। और अच्छे से समझो, देखो, अश्लीलता से संबंधित संवैधानिक कानून। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 294। ये अश्लील साहित्य, चित्र आदि के प्रकाशन, विक्रय आदि को प्रतिबंधित करती है। मतलब अश्लील साहित्य, आप कोई भी अश्लील जो लिखी पढ़ी चीज़ें हैं इन्हें नहीं यहाँ वहाँ कर सकते, ठीक है। आप अश्लील चित्र नहीं बना सकते और ना ही उसका प्रकाशन कर सकते हो, ठीक है। विक्रय आदि को प्रतिबंधित करती है, ना तो ऐसी चीज़ें बनानी है ना लेन देन करना है। अगला है फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये अश्लीलता, हिंसा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र देती है। जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा, किसी किसी मूवी में ऊपर लिखा होता है यू, किसी किसी में लिखा होता है UA, किसी किसी में लिखा होता है AS, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि कौन सी मूवी में हिंसा है, कौन सी मूवी में अश्लीलता है, ठीक है। इससे क्या होता है? लोगों को पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी की मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कानून जो हैं ये लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अश्लीलता कोई खुली चीज़ तो है नहीं, इसके ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, ठीक है। अगला है टेलीविज़न प्रसारण मानक प्राधिकरण। ये टेलीविज़न प्रसारण को विनियमित करता है और अश्लील, हिंसा या फिर जो और गलत सामग्री होती है उनको प्रतिबंधित करता है कि आप ये चीज़ टीवी पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगला है युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सुनो। ये कानून युवा, यानी कि जो हमारे देश के यंग पीपल्स हैं, युवाओं के लिए हानिकारक प्रकाशन आएगा यहाँ, हानिकारक प्रकाशन को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य है कि युवा युवतियों को आपराधिक गतिविधि या अश्लील सामग्री के संपर्क से बचाया जाए। क्यों? क्योंकि जितने मतलब हमारे देश के युवा और युवती
अश्लील सामग्री के संपर्क में आएंगे उतना उनका जो मस्तिष्क है वो भ्रष्ट होगा, ठीक है। और जिस देश के युवा युवती मतलब सही मार्ग पे नहीं चल रहे, वो देश जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है, खराब हो जाएगा वो देश, ठीक है। तो इसलिए युवा व्यक्ति हानिकारक प्रकाशन अधिनियम लाया गया, जिससे ऐसी अश्लील सामग्रियों पे प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि हमारे देश के बच्चे बच्चियां इन चीज़ों से बचे रहें, ठीक है। अगला है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 96, ठीक है। ये भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, ठीक है। ये भारतीय कानून महिलाओं की अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में चित्रित करने या फिर उनके अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकना होता है। यानी कि आप किसी भी लेडी को इस तरह मतलब अश्लील मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं करोगे, ना ही ऐसी मतलब कोई वीडियो बनाओगे या फिर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, कोई चीज़ ऐसी बनाते हो, उसका प्रसारण करते हो, प्रदर्शन करते हो, तो ये अवैध है और इस पर जुर्माना और कारावास आपको हो जाएगा, ठीक है। यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए बनाया गया, ठीक है, ताकि महिलाओं के सम्मान की, उनके गौरव की रक्षा हो सके। अगला है चलचित्र अधिनियम 1952। इसमें क्या हुआ, फिल्मों के उत्पादन। अब फिल्मों का जो उत्पादन है उस पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वरना फिल्म वाले कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी लोगों को दिखाएंगे और लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिल्मों के उत्पादन, प्रदर्शन, वितरण और आयात निर्यात को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है, चलचित्र अधिनियम 1952। इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो सेंसर बोर्ड होता है ना बच्चों, ये देखता है कि मूवी कैसी है, ये लोगों को दिखाने लायक है या नहीं, क्योंकि कुछ मूवी ऐसी होती हैं जिनमें हिंदू मुसलमान या फिर जिनमें हिंसा होती है, ठीक है। तो ऐसी मूवी आप दिखाओगे तो हिंसा हो जाएगी, तो सेंसर बोर्ड ऐसी मूवी नहीं दिखाने देता, ठीक है। कुछ ऐसी मूवी होती हैं जिनमें अश्लीलता बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, तो वो ऐसी मूवी भी नहीं दिखाने देता। तो ये है चलचित्र अधिनियम। तो इतने सारे सरकार ने प्रबंध किए हैं, फिर भी इतनी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा कानून है जो किसी सूचना को प्रकाशित करने को दंडनीय बनाता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अश्लील हो। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी अश्लील सामग्री को यहाँ वहाँ करोगे ना, तो ये अपराध है, ठीक है। कामोत्तेजक या विषयासक्त हो या व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर सकता है, तो ये अपराध है। यानी कि ऐसी कोई भी सामग्री जो कामोत्तेजक यानी कि अश्लीलता से संबंधित हो, विषयासक्त हो, जिससे लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो जाए, तो ये सब भैया अपराध है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अश्लील सामग्री को यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। अब एक केस देखो, समरेश बॉस बनाम अमल मिश्रा 1964। इसमें क्या हुआ कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा था कि क्या प्रजापति नाम का उपन्यास अश्लील था। यानी कि उपन्यास था प्रजापति नाम का, क्या ये अश्लील है। इसमें समरेश बॉस ने एक लेख लिखा जिसमें महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई थी। किसमें लिखा था, प्रजापति नाम के उपन्यास में, ठीक है। इस पत्रिका को बंगाली पुरुष, स्त्री, बड़े बूढ़े लगभग सभी उम्र के लोग पढ़ते थे, ठीक है। इसके प्रकाशन के बाद अमल मिश्रा जो कि एक वकील थे, उन्होंने उपन्यास के लेखक पर केस दर्ज किया। यानी कि जो अमल मिश्रा थे, इन्होंने समरेश बॉस पर केस दर्ज किया, ठीक है। इसके पश्चात समरेश बॉस पर अश्लील पत्रिका के प्रकाशन, वितरण व पाठकों को भ्रष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये जो समरेश बॉस थे, इन्होंने एक पत्रिका लिखी प्रजापति नाम की, ठीक है, उपन्यास लिखा। अब जो उपन्यास था उस मतलब देखो सुनो, ये जो उपन्यास था प्रजापति नाम का, ये इन्होंने एक अखबार में मतलब पब्लिश कराया, ठीक है। और जिस अखबार में पब्लिश कराया, उस अखबार को यानी कि उस पत्रिका को बंगाल के सब लोग पढ़ते थे, बड़े बूढ़े सब। तो उसमें मैगजीन निकली, उन्होंने देखी कि भैया ये क्या चीज़ है, तो तब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि इसमें जो है अश्लील साहित्य है और अश्लील प्रकाशन करके समरेश बॉस ने लोगों का दिमाग भ्रष्ट किया है और मतलब अश्लीलता फैलाई है। तो समरेश बॉस जो भी थे, ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब सीधे सीधे बता देना समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अश्लीलता का हिकलिन परीक्षण क्या है। अश्लीलता के हिकलिन परीक्षण से क्या होता है, क्या है ये, इसका अर्थ बताओ। तो हिकलिन परीक्षण क्या है। हिकलिन परीक्षण अश्लीलता का एक पुराना मानदंड है जिसका इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जाता है कि कोई सामग्री अश्लील है या नहीं। यानी कि कैसे पता चलेगा कि कोई जो चीज़ हमारे सामने दिख रही है वो अश्लील है या फिर नहीं है। तो इसको हिकलिन परीक्षण करके यानी कि इस तरह से जांच की जाती है कि ये अश्लील है या नहीं, ठीक है। तो यह परीक्षण 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में विकसित हुआ था और कई दशकों तक अश्लीलता के मामलों में इसका यूज़ किया गया, ये देखने के लिए कि चीज़ अश्लील है या फिर नहीं है, ठीक है। अब ये परीक्षण बोलता क्या है, देखो
इस परीक्षण के अनुसार कोई भी सामग्री जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो या फिर भ्रष्ट, बच्चा हो वयस्क हो या फिर कोई भी हो, उसे भ्रष्ट या बिगाड़ने की प्रवृत्ति रखती है तो उसे अश्लील माना जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसे देख के बच्चा हो, बूढ़े हो, भ्रष्ट से हो रहे हैं, ठीक है, मतलब समाज में एक तरह से गलत चीजें फैल रही हैं तो उसे अश्लील माना जाएगा, ठीक है। इस परीक्षण में सामग्री के समग्र प्रभाव पर ध्यान दिया जाता था, ना कि उसके व्यक्तिगत भागों पर। यानी कि जो पूरी सामग्री हमारे सामने रखी गई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, बूढ़ों पे, ठीक है, तो उस हिसाब से डिसाइड करते थे ये अश्लील है या फिर अश्लील नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं राजद्रोह यानी कि सेडिशन। पूछ लेगा सेडिशन क्या है, इसके तत्व बताओ, ठीक है। तो राजद्रोह एक अपराध है। इसमें क्या होता है, राजद्रोह, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, राज प्लस द्रोह यानी कि विद्रोह कर देना, यानी कि सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना, आतंक मचा देना, ठीक है। तो राजद्रोह एक अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। ये किसी देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब विद्रोह होते हैं तो बहुत मार पिटाई होती है, रोडों पे गाड़ियों को जला दिया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बहुत चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब राजद्रोह के कितने तत्व हैं? तो भैया 3 तत्व हैं। पहला है सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष को बढ़ावा देना, यानी कि सरकार के खिलाफ तुमने विद्रोह कर दिया, उससे क्या हुआ, देश की शांति तुमने भंग कर दी, ठीक है, और सरकार की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से तुमने ये सब कुछ किया, तो ये आएगा राजद्रोह के अंदर। और बच्चों राजद्रोह एक अपराध है, डायरेक्ट जेल में जाओगे, ठीक है। अब राजद्रोह के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक है मौखिक राजद्रोह, यानी कि मुंह से तुमने ऐसे ऐसे भाषण दे दिए जिससे लोग भड़क गए, या फिर सरकार की तुमने मतलब सरकार का बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया तुमने, ठीक है। अगला है लिखित, यानी कि जैसे पीछे हमने भी प्रजापति पत्रिका देखी थी ना, उसमें उसने अश्लील चीजें लिख रखी थी, उसी तरह यानी कि लिखित तरीके से राजद्रोह करना, यानी कि सरकार के बारे में लिख लिख के सरकार का विद्रोह करना। अगला है कार्यात्मक राजद्रोह, यानी कि सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष को बढ़ावा देने वाला काम करना, यानी कि ऐसा तुम काम कर दो जिससे लोग सरकार के खिलाफ भड़क जाएं। तो ये सब क्या है, राजद्रोह के प्रकार, ठीक है। अब दंड 3 से 10 साल की कारावास हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, और आपसे जुर्माना भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है सोचने वाली, एक होता है सरकार के खिलाफ बोलना। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ बोलो, लेकिन बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि तुम इसे राजद्रोह बता देते हो, यानी कि अगर हम सरकार की गलती बता रहे हैं तो उसे राजद्रोह बता दिया जाता है कि ये तो सरकार का खिलाफ विद्रोह कर रहा है, उसे जेल में डाल दो, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा रहती है। अब पढ़ते हैं लापरवाही, असावधानी, उपेक्षा, यानी कि नेग्लिजेंस के बारे में। अब पेपर में लापरवाही दे सकती है, असावधानी पूछ लेगी, या फिर उपेक्षा, यानी कि तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाएगा। इंग्लिश ध्यान रखना नेग्लिजेंस, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो लापरवाही से भरा काम करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे तो वो लापरवाह है। यानी कि अगर मैं लापरवाही से गाड़ी चलाती हूँ और मेरी वजह से सामने वाली पर्सन को क्षति पहुंचती है तो इसी को लापरवाही या फिर असावधानी बोला जाएगा, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं, एक है साधारण लापरवाही और एक है गंभीर लापरवाही। साधारण लापरवाही ऐसे होगी कि मैं गलती से गाड़ी चला रही, मैंने यू टर्न लिया और मैंने गलती से किसी की कार में थोड़ी सी टक्कर लगा दी, ठीक है, यह है साधारण लापरवाही। लेकिन एक है गंभीर लापरवाही, यानी कि मैंने ड्रिंक करके सामने वाले इंसान की कार में ठोक दिया और उनकी डेथ हो गई, यह है गंभीर लापरवाही, ठीक है। अब इसके लिए 2 तरह के दंड हैं, एक है जुर्माना। अगर साधारण लापरवाही हुई है, यानी कि अगर तुमसे छोटी सी गलती हुई, जैसे कि किसी की कार ठुक गई, तो साधारण लापरवाही में तुम जुर्माना देकर छूट जाओगे। लेकिन अगर तुमने गंभीर लापरवाही करी है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई, तो यहाँ पे जुर्माना भी दोगे और कारावास, यानी कि तुम्हें जेल भी होगी, ठीक है। अब लापरवाही के आवश्यक तत्व, पहला, वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था, यानी कि जो, सुनो ध्यान से सुनो, जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था उसका सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था, यानी कि उसका कर्तव्य था कि वो लापरवाही से गाड़ी ना चलाए, ठीक है। प्रतिवादी द्वारा ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया जाना, यानी कि उसका विधिक कर्तव्य था कि एक तरह से शांति से गाड़ी चलाए, लापरवाही ना करे, ठीक है, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया, उसे आराम से गाड़ी चलानी थी, उसने लापरवाही करी और तेज स्पीड में गाड़ी चलाई, जिससे वादी को क्षति होना, यानी कि देखो वादी होता है जो केस डालता है, प्रतिवादी होता है जिसके खिलाफ केस डाला जाता है, ठीक है। तो जिससे वादी को क्षति हुई, यानी कि लापरवाही से भरा हुआ काम करना जिससे सामने वाले इंसान को क्षति हो जाए, तो ये होते हैं आवश्यक तत्व लापरवाही के। अब पढ़ते हैं विधायिका के विशेष अधिकार, यानी कि प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर। विधायिका के पास क्या क्या विशेष अधिकार हैं, ठीक है।
तो विधायिका के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से काम कर सकें, मतलब ठीक है। पहला अधिकार है भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि विधायिका के सदस्यों को कुछ संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, वो बिना डरे बिना बाधा के अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इस विशेष अधिकार द्वारा सदस्य सरकार की नीतियों और कार्यों की स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते हैं, मतलब उन्हें भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने सरकार के खिलाफ बोला तो तुम्हें मार दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें स्वतंत्रता दी गई है कि आप आराम से भाषण दो या फिर अपनी राय व्यक्त करो, ठीक है। चाहो तो सरकार की नीति कार्य किसी की भी आलोचना आप कर सकते हो। अगला है प्रतिरक्षा, यानी कि विधायिका के सदस्यों को संसद के सदन में दिए गए भाषणों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, भले ही अपमानजनक हो, झूठे हों या कुछ भी। यानी कि अगर संसद में तुमने किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, चाहे तुमने कितना ही बुरे से बुरा बोल दिया, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये विशेष अधिकार भी विधायिका को प्राप्त है। अगला है अवमानना से सुरक्षा, यानी कि विधायिका के सदस्यों को संसद की अवमानना का विशेष अधिकार है, मतलब वो संसद के नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हैं। यानी कि अगर संसद के नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो भी आप कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगला है यात्रा भत्ते और वेतन, यानी कि जो विधायिका है उन्हें यात्रा के लिए पैसे मिलेंगे, भत्ते, वेतन, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। यानी कि उन्हें फ्री यात्रा भी मिलती है कि आप साल में इतना घूम सकते हो, इतनी जगह घूम सकते हो, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। समझ में आया हो तो बस एक कमेंट कर देना, आपका जो कमेंट है वो मोटिवेट करता है, ठीक है। कमेंट की वजह से ही वीडियो डाली जाती हैं, जब कमेंट कर करके आप बताते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, लॉ एंड मीडिया हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, लीगल हिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, एक एक यूनिट की वीडियो आपको किसी अन्य चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी, कोई भी नहीं डालता है इस तरह से वीडियो, ठीक है। तो कमेंट करके बताना समझ में आ रहा हो। अगर आपको लॉ रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं, क्या टाइम एंड कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे चैनल है, चाहो तो फॉलो कर लेना, यहाँ आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट कर ही देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।